वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के लिए हम तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो हमने यूपी जीके के पूरे क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद हमने इकोलॉजी इन्वायरमेंट के हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे थे, यूपी जीके के देखे, फिर हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे, इसके बाद हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया है। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसको पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्नों को इसमें हम देख चुके थे, पर्यावरण के कुछ प्रश्न हो चुके थे, कुछ और बाकी हैं जिनको चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये सतत विकास, एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास यानी कि आप कोई भी चीज़ है इस प्रकार से उसको विकसित करें, इस प्रकार से उसका यूज़ करें ताकि आप भी यूज़ कर पाएँ उन संसाधनों का, आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर पाएँ। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो धारणीय विकास का है, वातानुकूलन का है, कागज के थैलों का यूज़ करना पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन गरीबी कम करना ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये आर्थिक रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बताना है। ये मन्नार की खाड़ी है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों से संदर्भित है। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं और वैसे भी 7 कलर होते हैं, विब्ज की ओर आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस समय आकाश मोस्टली आकाश नीला ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है। तो यूकेलिप्टस नहीं है, इसको पर्यावरण के लिए आतंकी भी कहा जाता है। यूकेलिप्टस, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर है जो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। मतलब वृक्षारोपण यहाँ पर अधिकांश किया गया है, तो ये नगर है बालपराई। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो ओजोन लेयर तो आवश्यक है ही, और ये हमें क्या करती है, जो यूवी रेट्स आती हैं, जो कुछ किरणें होती हैं सूरज की जो हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारी त्वचा के लिए और जीव जंतुओं के लिए, उनको ये रोक कर रखती है। तो ओजोन परत के जो दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीता पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से कौन सा किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो अगर वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो वर्षा के द्वारा उसको स्वच्छ किया जाता है, कई बार कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो वनों का काटना, अगर वन कट जाएंगे तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है, ये 10 थी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2002 में, दिसंबर 2002 में भारत की संसद ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो पिछले वीडियो में आपको ऐसे जोड़ी मिलान में भी पूछे गए थे यही सारे एक्ट। तो 1986 का है ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है। तो सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर, ये याद कर लें बिल्कुल से, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं फिर से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार और असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो सामाजिक संरक्षण कहाँ पर नहीं है, किस कार्यक्रम में नहीं है। तो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। तो ये कब घटित होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका ये घटित होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट।
इसके बाद अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र हॉट स्पॉट, यानी हॉट स्पॉट यहाँ पर आ जाएगा, हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये कौन सा क्षेत्र है जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं? ये प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, कौन सा सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा जिससे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है? ताप शक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट या फिर परिवहन खंड? तो परिवहन से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि बस चलेगी, गाड़ी चलेगी, ठीक है, कुछ भी चलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और भी कई सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो वायुमंडल के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें से आणविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा और वनरोपण ये सब इसमें सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन होती है, एक प्रकार की शैवाल है और ये वायु प्रदूषण का सूचक कहलाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लाइकेन की वृद्धि रुक गई है या फिर नहीं हो रही है या फिर ये छोटी छोटी हो रही है, तो इस प्रकार से उसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल में भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसमें संबंध में एक क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में। अब ऑटोमोबाइल और मोबाइल के संदर्भ में बात हो रही है, तो आवागमन तो लोगों का ठीक है, बढ़िया है, लोगों के जुड़ाव हो ही रहा है मोबाइल वगैरह से, और लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में तो सब में ही क्रांति आई है। तीसरा वाला जो 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। तो ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण किससे होता है? डीजल से तो अच्छा खासा होता है, कोयला से भी होता है, मिट्टी के तेल कैरोसिन जलाने से भी वायु प्रदूषित होती है, लेकिन हाइड्रोजन से बहुत कम प्रदूषण होता है अगर हाइड्रोजन जलती है। इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल गैस वाली जो बसेज हैं या फिर और भी है, ऑटो वगैरह है, वो चलने लगी है, सीएनजी से चलती हैं और भी कई सारी गैस से चलती हैं। ठीक है, तो ये हमने पर्यावरण के सारे प्रश्न देख लिए। यहाँ तक हमारे पूरे पर्यावरण के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं तो आपको एप्लीकेशन पर RO 2023 का पूरा वीडियो कोर्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल का कोर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल कर लें। ऐप को इंस्टॉल एंड्रॉयड अगर आपके पास है तो एंड्रॉयड पर ऐप उपलब्ध है, एंड्रॉयड पर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप अपनी ID डालकर रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा इसको यूज़ करना बहुत आसान है, तो आप आराम से सारी चीज़ें देख लेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित नोट्स देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल यहाँ पर देख सकते हैं। करंट अफेयर की PDF भी अब आपको अलग से यहाँ पर मिल जाएगी। पहले अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना होता था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो आपको पूरा कोई कोर्स लेना पड़ता था, लेकिन अब एप्लीकेशन पर ये सुविधा दे दी गई है कि आप अलग से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो अलग से करंट अफेयर अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो पिछले 1 साल की करंट अफेयर की PDF भी आपको मिल जाएगी, अपडेटेड PDF, बिल्कुल बाइलिंगुअल। और आपको मंथली करंट अफेयर और जितने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव चलते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारे आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या फिर एंड्रॉइड पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।